हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। देखो बेटा, हम लोगों ने आपका सीए इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स स्टार्ट किया था, जो कि आपका पेपर नंबर 4 है। भाई ये 50 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसमें आपको हमने अंडर द हेड सैलरी, मतलब हेड कई होते हैं, 5 हेड होते हैं। तो हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड कंप्लीट करा के आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था सैलरी हेड, ठीक है ना। तो सैलरी हेड में आपको बेसिक चीजें सारी सब कुछ पढ़ा दिए थे, ठीक है ना। आपको पार्ट फुल्ली टैक्सेबल एंड पार्टली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जम्प्ट, ये सारा सब कुछ हमने बताया था अलावेंस में, ठीक है। तो उसके बाद आपको हम इलिस्ट्रेशन कराए थे। चलो, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली पार्टली टैक्सेबल है, और ये फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने ये फुल्ली टैक्सेबल बोथ रिजीम में बताए थे, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, इंटरटेनमेंट, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये सारा हो गया था। फिर उसके बाद पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपका एचआरए आता है। क्या आता है? एचआरए। एचआरए के बारे में हमने आपको बताया था भाई। एचआरए देखो, पार्टली एग्जम्प्ट होता है तो कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होता है ये निकालना हमने सिखाया था, ठीक है ना। तो हमने आपको ये सिखाए थे कि पार्टली कितना एग्जम्प्ट होता है। इसमें हमने 3 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट बताया थे एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड जितना होगा वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताए थे कि आपने रेंट जितना पे किया है, रेंट पेड माइनस, आपने रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ओके, ऑफ सैलरी। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमने बताया था 40% या फिर 50% सैलरी। अब इसमें बार बार सैलरी आ रहा है, तो सैलरी के अंदर क्या क्या आएगा भाई? जो ये एचआरए के लिए सैलरी है, वो सैलरी में आपका बेसिक सैलरी आएगा, ठीक है, प्लस डीए आएगा। फिर उसके बाद जो आपका कमीशन, वो भी टर्नओवर बेस वाला, ठीक है। ये 3 चीज को ऐड कर लोगे तो आपको एचआरए के लिए सैलरी निकल आएगा, ठीक है ना। फिर एचआरए के लिए जब सैलरी ये निकल आएगा, इसका 10% आप निकाल करके जितना रेंट पे किए हो उससे माइनस कर दो। फिर उसके बाद जो ये सैलरी मिलेगी, अगर आपकी भाई किस सिटी में हो, अगर आपका सिटी क्या है, मेट्रो सिटी है, तो 50% सैलरी का पोर्शन। यदि आपका सिटी क्या है, नॉन मेट्रो सिटी है, तो आपका 40%, ठीक है। इन तीनों में से जो भी लोअर रहेगा, मतलब तीनों में से जो सबसे कम आएगा, उतने का ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा। मतलब आपको एचआरए कितना भी रिसीव हो, ठीक है, एचआरए कितना भी, हाउस रेंट अलावेंस एम्प्लॉयर कितना भी आपको पे करे, लेकिन वो पोर्शन आपको टैक्सेबल होगा जो पोर्शन माइनस कर दोगे एग्जम्पशन का। जैसे कि अब इससे आपने जो भी लोअर होगा वो एग्जम्प्ट होगा। अब जैसे कि मान लो ये आपको जो एचआरए रिसीव हुआ है 1 लाख रुपया है, ठीक है। उसके बाद रेंट पेड माइनस 10% सैलरी आपको 80,000 है। उसके बाद आपका 40% सैलरी आपका मान लो 1,20,000 है, तो लोअर क्या आएगा भाई? 80,000। 80,000 का क्या मिल जाएगा? एग्जम्पशन मिल जाएगा। और एचआरए आपको कितना रिसीव्ड हुआ है? एचआरए आपको रिसीव्ड हुआ है 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज में से 80,000 को एग्जम्पशन माइनस करने के बाद जो पोर्शन आएगा, वो पोर्शन आपका टैक्सेबल एचआरए बन जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये आपका क्या है? पार्टली एग्जाम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस है, जो कि आपका हाउस रेंट अलाउंस है, नाम है, ये हमने बता दिया। चलो, ये देखो आपको दे रखा है भाई अलग। अगर आपकी मेट्रो सिटी है तो उसके केस में 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एचआरए एक्चुअल जो रिसीव्ड है, ये इस तरह निकाल लेना। अगर आपकी अदर देन मेट्रो सिटी है तो आप वही सेम, ये दोनों तो सेम रहेगा, थर्ड वाले में केवल 40% सैलरी का पोर्शन आएगा, ठीक है। चलो, ये आपका एचआरए हो गया। उसके बाद हमने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ाया था। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 में आपको क्या निकालना था? वही एचआरए का कंसेप्ट है। क्या निकालना? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार। मतलब राजकुमार के हैंड में, हाथ में कितना पोर्शन एचआरए क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा। ये पोर्शन, ये आपको सोल्यूशन मतलब कि आपको क्वेश्चन में आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आपको एचआरए निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 लिखो। स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए? एचआरए रिसीव्ड, एचआरए रिसीव्ड, आपने लिख लिया एचआरए रिसीव्ड।
उसके बाद इससे लेस करोगे एग्जम्प्ट एचआरए। एग्जम्प्ट एचआरए। एग्जम्प्ट एचआरए क्या होगा भाई? आपका वर्किंग नोट वन डाल दो, ठीक है ना, वर्किंग नोट वन जो भी है, एचआरए रिसीव्ड माइनस करोगे एग्जम्प्ट एचआरए, क्या आ जाएगा? टैक्सेबल एचआरए। ठीक है ना, ये स्टेप नंबर वन है, टैक्सेबल एचआरए। उसके बाद स्टेप नंबर वन हो गया, तो अब आपको भाई क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग नोट वन। वर्किंग नोट वन में मान लो इसे स्टेप नंबर टू कर लो। स्टेप नंबर टू में वर्किंग नोट वन होना चाहिए। क्या रहेगा इसमें? भाई आपको तीन चीजें, या तो स्टेप नंबर इसे टू ना करके स्टेप नंबर, हाँ टू कर लिया तो स्टेप नंबर थर्ड भी आपको करना पड़ेगा। स्टेप नंबर थर्ड क्या आएगा देखो? स्टेप नंबर थर्ड में आप सैलरी निकालोगे। सैलरी फॉर एचआरए। सैलरी फॉर एचआरए। सैलरी फॉर एचआरए हमने क्या बताया था, बताओ बेटा? एचआरए के लिए सैलरी निकालना हमने बताया था, आपका क्या क्या होना चाहिए? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना दिया है? 40,000 पर मंथ। 40,000 मल्टीप्लाई 12 ऐड कर दो, बेसिक सैलरी आ जाएगा आपको। बेसिक सैलरी तो आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? चलो मल्टी कैलकुलेटर यूज होता है, करके बताओ बेटा। भाई आपका 40,000 गुणे 12, 4,80,000 आएगा, ठीक है ना? तो 4,80,000 आ जाएगा। चलो फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको क्या निकालना है? भाई आपके पास यदि क्या है, डीए है। डीए है तो डीए लिख लो। डीए आपका कितना है? 6,000 पर मंथ। तो 6,000 मल्टीप्लाई 12, 6,000 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा? 72,000। ओके, 72,000 हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्या है? कमीशन, वो भी टर्नओवर बेस अगर होगा तो। अगर टर्नओवर बेस नहीं है, पूरा डायरेक्ट कमीशन दिया है 50,000 रुपए पर एनम, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आपका कितना हो गया सैलरी, बताओ बेटा? भाई आप ऐड कर लो ऊपर, सबसे पहले 4,80,000। 4,80,000 में ऐड करोगे कितना? 72,000। 5,52,000 आ जाएगा आपका सैलरी। तो ये 5,52,000 जो सैलरी आई है, किसके लिए आई है? केवल एचआरए निकालने के लिए आई है। ठीक है, चलो अब इतना आपने ये कर लिया स्टेप नंबर थर्ड। तो अब स्टेप नंबर टू करेंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट ना लिखो, स्टेप नंबर टू लिख दो। ठीक है, ये ऊपर जो हमने बताया था स्टेप नंबर, यहाँ पे स्टेप नंबर टू लिख लो। ठीक है, ओके, ये स्टेप नंबर टू है। चलो एकदम तो निकालने के लिए अब एग्जम्पशन कैलकुलेट करोगे कैसे? भाई सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एचआरए जो भी रिसीव्ड होगा। एचआरए कितना रिसीव्ड हुआ है, बताओ? भाई आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस मिला है, ये फिफ्थ पॉइंट में 15,000 रुपए पर मंथ। तो 15,000 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा? 1,80,000। ओके, 1,80,000 आ गया। अब सेकेंड पॉइंट में आप निकालोगे रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी माइनस करना है, मतलब ये जो आपका 5,52,000 है, इसका 10% माइनस करना है, मतलब वो 55,200। किस में माइनस करना है? जितना आपने रेंट पे किया है। रेंट कितना पे किया है? 16,000 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, मतलब 1,92,000। 1,92,000 में से माइनस करोगे 55,200, कितना आएगा बताओ? 1,92,000 माइनस 55,200, तो आपका आ जाएगा 1,36,800। ठीक है, ये सेकेंड। अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा? 40 या 50% ऑफ हो। भाई अगर ये कानपुर में है, ठीक है ना, कानपुर में आपका नॉन मेट्रो सिटी है, तो आपका 40% आएगा। ठीक है, तो आपकी जो सैलरी है इसका 40% निकाल लो। 5,52,000 का 40% 2,20,000 आ जाएगा। ठीक है ना, 2,20,800। अब बताओ, तुम आपको एग्जाम्शन कितने मिलेगी? जो लोअर होगा वो एग्जाम्शन मिलेगा। लोअर आपको एग्जाम्शन मिलेगी। लोअर तीनों में से क्या है? 1,36,000।
36,000 आपको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्शन मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट है एग्जाम्शन की 1,36,000 लिख लो, 6,800। और इसके ऊपर जो आपका था क्या था, एच आर ए रिसीव्ड। एच आर ए आपको कितना रिसीव हुआ था बताओ अभी बेटा, एच आर ए आपको 1,80,000। 1,80,000 में से माइनस कर दो कितना, 1,36,800। तो आ जाएगा आपको टैक्सेबल एच आर ए 1,80,000, माइनस करोगे 1,36,800, तो 43,200 टैक्सेबल एच आर ए आ जाएगा। ठीक है, 43,200 आपका टैक्सेबल एच आर ए आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया एच आर ए निकालना। भाई इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको क्या लिखना है कि एच आर ए रिसीव्ड, उसमें से लेस करोगे एग्जम्पशन जो भी है एच आर ए का, एग्जम्पशन वाला स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में लोअर ऑफ द फॉलोइंग करना है। लोअर ऑफ द फॉलोइंग में 3 पोर्शन, एच आर ए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, फिर 40 या 50% ऑफ सैलरी। ये अब सैलरी अगर इसमें आ रहा है, जब तक आप ये पोर्शन स्टेप 3 नहीं निकालेंगे तब तक स्टेप 2 नहीं निकाल पाएंगे, जब तक स्टेप 2 नहीं निकाल पाएंगे तब तक स्टेप 3 नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप 3 निकालो, फिर स्टेप 2 निकालो, फिर स्टेप 1 निकालो। ठीक है, बैक हैंड प्रोसेस करना है इसमें। अब आपको क्या करना होगा भाई, सैलरी कैसे निकालोगे एच आर ए के लिए, बेसिक सैलरी डीए प्लस कमीशन, वो भी टर्नओवर बेस जो रहेगा, ये सब ऐड कर दो, वेरी सिंपल निकल आया। अब आपको क्या करना है, 10% ऑफ सैलरी ये माइनस कर दो, 55,200, और 40% ऑफ सैलरी 2,20,800। अब तीनों में से जो लोअर रहेगा 1,80,000, उसके बाद 1,36,800, उसके बाद 2,20,800। ठीक है, तो आपका लोअर जो एग्जाम्प्ट होगा पोर्शन 1,36,800 एग्जाम्प्ट होगा। तो एक चीज आप इसमें सीख गए होगे कि आपको मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितने मिलेगी, जितना आपको सारे रिसीव होगा। भाई जितना सारे रिसीव होगा उतना ही तो एग्जाम्पशन ले सकते हो ना, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं ले सकते हो। चलो, तो ये आपका एच आर ए का कंसेप्ट हो गया है। देखो बेटा हमने जो कराया वही है सेम, 180,000। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या बोला है आपको, 136,800, 120,000, इन तीनों में से लोअर आपका जो भी है वो आपका एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ये 1,36,000, 43,200 टैक्स वाले चारे आ जाएगा। ओके, 3 स्टेप याद रखना, बहुत अच्छा रहेगा कंसेप्ट में। थर्ड स्टेप सैलरी निकालना, सेकेंड स्टेप भाई एग्जाम्पशन आप एच निकालना, और आपको फर्स्ट स्टेप में जो भी टैक्सेबल एच वो निकालना। चलो, अब सेकेंड पॉइंट आपको, स्पेशल अलाउंस टू मीट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ड्यूटीज ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। अब भाई बहुत सारे आपको स्पेशल अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे भाई, कुछ हमने बताया था जिसमें आपको पार्टली एग्जाम्प्ट एच हमने बताया था। ठीक है ना, चलो, तो ये दे रखा है 300 रुपया पर मंथ रुपए आपका क्या है, भाई स्पेशल कंपेंसेटरी अलावेंस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी हाईली एरिया अलावेंस है। ठीक है ना, तो ये सारे क्या करने हैं आपको याद करने हैं, मेन मेन जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आपको एजुकेशन, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस आपको इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ये चाइल्ड एजुकेशन के लिए है। ठीक है, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हॉस्टल अलाउंस आपको मिलेगा 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 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 चाइल्ड। ओके, ये आपका हॉस्टल अलाउंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। ठीक है, और आगे वाले, फिर उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस, ये याद रखना, ये भी क्या है, आने वाले क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं, 800 पर मंथ। फिर आगे क्या है आपका, हाई एटीट्यूड एग्जाम्पशन, और आपका फिर, और ये सारे के सारे क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना। चलो, अब थर्ड पॉइंट हमने क्या बताया था आपको, मतलब कि अलाउंस विच आर पार्टली एग्जाम्ड अंडर बोथ रिजीम, मतलब कि दोनों रिजीम आप आउट करो, चाहे आप ऑप्शनल, चाहे आप क्या ऑप्ट करो, न्यू रिजीम ऑप्ट करो, दोनों रिजीम में ये पार्टली एग्जाम्ड रहेंगे। ओके,
एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल टूर एंड ट्रांसफर, ट्रेवलिंग अलाउंस जो भी रहेगा, ये दोनों में भाई ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम दोनों में अलाउंस रहेगा। मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रांसफर इंक्लूड एनी सम पेड इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट पर्सनल इफेक्ट एंड सच ट्रांसफर एनी अलाउंस विदर granted on tour or for period of journey in connection with the transfer to meet the ordinary daily charges incurred by the employee on account of absence from the normal place of duly daily allowance, ठीक है। डेली अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, फिर ये सारा सब हो गया। अलावेंस प्रिस्क्राइब फॉर द पर्पस सेक्शन 10(4) ट्रांसपोर्ट अलावेंस। चलो, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर सेकंड देखेंगे। हमने होमवर्क में दिया था, आपने आई होप किया होगा ट्राई। अगर आपको नहीं आया तो बता दे रहे हैं, ये आपका इलिस्ट्रेशन 2 है। क्या कह रहा, मिस्टर श्रीकांत हैज 2 सन्स, मतलब एक श्रीकांत है जो कि एम्प्लॉय है कि उसके कितने बच्चे हैं, 2 सन्स हैं, ठीक है ना। ही ही इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस। अभी हमने ऊपर पढ़ाया था, सॉरी, ऊपर क्या पढ़ाया था आपको, भाई आपको हमने एजुकेशन के बारे में अलाउंस बताए थे कि जो उसमें एग्जाम्पशन मिलेगा। तो उसमें एग्जाम्पशन हमने कितना बताया था, 100 रुपीज पर चाइल्ड मैक्सिमम, मतलब 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड, ये बताए थे ना। ओके, चलो, तो आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउड 300 पर मंथ। देखो, अब इसका आप एग्जाम्पशन अच्छे तरीके से दो तरीके से निकाल सकते हो। चाहे तो आप 150 माइनस कर दो 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 12, ठीक है, फॉर हिज एल्डर सन 700 पर मंथ, मतलब अलग अलग है। ओके ओके, फॉर हिज younger son, both his sons are going to school, he also receive on the following allowance: transport allowance, ट्राइबर एरिया अलाउंस, कंप्यूट ही टैक्सेबल अलाउंस। अब इसमें आपको कंप्यूट करना है टैक्सेबल अलाउंस। चलो, पहले एजुकेशन के में कितना मिला है, एल्डर सन एंड 770 पर मंथ फॉर यंगर सन। याद रखना, 150 रुपए यंगर सन के केस में मिल रहा है, 70 रुपए मतलब ये एल्डर सन की है, ये यंगर सन का है। तो कुछ नहीं, आपको भाई कैसे कैलकुलेट करना है, बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो इसको। भाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, एग्जम्पशन पहले माइनस कर सकते हो। 150 माइनस 100, ये मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 12, ठीक है, तो आपका टैक्सेबल निकल आएगा। क्योंकि आप जानते हो 100 रुपए का मैक्सिमम आपको एग्जाम्प्ट है, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और एक ही चाइल्ड का है, तो आराम से आपका 50 मल्टीप्लाई 12 आ जाएगा, टैक्सेबल अलावेंस आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो कितना आएगा, 12 पंचे 60, और एक जीरो, 600 रुपए टैक्सेबल एचआरए आ जाएगा। वो सॉरी, एचआरए बार बार आ रहा, अलावेंस, ठीक है ना। अब आगे क्या है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस किसको अलाउ होता है बेटा, आप जानते हो, अगर आपका क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, डम है, ये सारा सबको ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। ट्राइबल एरिया अलावेंस हमने अभी ऊपर पढ़ाया था, बताए थे भी, मार्क भी कराए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ट्राइबल एरिया अलावेंस, ये देखो, 200 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलावेंस 200 पर मंथ। एजुकेशन अलावेंस 100 रुपए पर चाइल्ड, अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड पर मंथ, ठीक है। ये सारा सब कुछ बढ़ाए थे। ओके बेटा, चलो, तो आपका क्या आ गया भाई, 600 इसका आ गया। अब बताओ, 70 रुपए इस छोटे वाले को मिल रहा है, 70 में अब एग्जाम्पशन मैक्सिमम कितना मिलेगी, 70। अब भाई 100 रुपए मिलेगा, लेकिन 70 ही मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई 12 जीरो करोगे तो यहाँ पे नील हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलावेंस इस 18 रुपए पर मंथ है। अब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आपको टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर ये हैंडीक्राफ्ट है, अगर डंप है, ऐसे कुछ है, मतलब कि आपका, तो आपको मिल जाएगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसमें 3200 पर मंथ मिलता है, ठीक। चलो, तो 1800 रुपए पर मंथ मल्टीप्लाई 12 कर दोगे, ये टैक्सेबल हो जाएगा। 1800 मल्टीप्लाई 12, ये टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलावेंस आपका 500 है, 500 माइनस 200 मल्टीप्लाई 12,
जितना भी आएगा टैक्सेबल हो जाएगा। चलो बताओ कितना आ गया भाई। 1800 मल्टीप्लाई 12 कितना आ गया? 21,600। 21,600 ये हो गया। फिर उसके बाद आपका कितना? 500 ट्राइबल एरिया अलाउंस था, माइनस करोगे कितना? 200, कितना आ जाएगा? 300। 300 मल्टीप्लाई 12, 3600 टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको क्या कंप्यूट करना था? कंप्यूट ही टैक्सेबल अलाउंस। सबको ऐड कर दोगे, 3600, 21,600 प्लस 600, ठीक है ना? तो आपको आ जाएगा, क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल अलाउंसेस निकल करके आ जाएगा, ठीक है? तो इसको टोटल ऐड कर देना, तो आपका आ जाएगा 25,800। तो ये आपका टैक्सेबल अलाउंसेस आ गया। ये देखो 600 नील हो गया, 600 वही है सेम। फिर उसके बाद ये आपको टैक्सेबल है, ये 200 लेस करोगे तो 3600 आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल एचआरए कितना आ गया? 25,800। यदि वो क्या ऑप्ट करता है? शिफ्ट आउट, मतलब वो ऑप्शनल रिजीम ऑप्ट करता है। क्या ऑप्ट करता है? ऑप्शनल रिजीम ऑप्ट करता है। तो ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ऑप्ट करता है तो आप जानते हो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपको इनमें से कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब जितना भी आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला था भाई, ये उसके बाद 70 मल्टीप्लाई 12, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो वैसे भी ऑप्शनल में भी है, इसमें भी हो जाएगा। ट्राइबल एरिया भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। टोटल कितनी टैक्सेबल अलाउंस आएगी? 30,240 का, ठीक है? अगर आप क्या करते हो, आपके पास मैक्सिमम डिडक्शन है तो आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करो, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा डिडक्शन नहीं है तो न्यू रिजीम ऑप्ट करो। चलो, तो इस केस में डिडक्शन है तो इस केस में ओल्ड रिजीम ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर बेनिफिट चाहता है क्या हमारा असेसी, तो अब असेसी हम बेनिफिट कराना चाहते हैं तो ऑप्शनल रिजीम से ही हम टैक्स उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है? टैक्सेबल अलाउंस अब फुल्ली एग्जम्प्ट ओनली अंडर ऑप्शनल रिजीम और नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब कि अलाउंस विच आर फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर ओनली ऑप्शनल रिजीम, किसमें? ऑप्शनल टैक्स रिजीम, दैट इज नॉर्मल प्रोविजन। अब ये फुल्ली एग्जम्प्ट है किस केस में? ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। तीन बताए थे, याद है? अलाउंस टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज को अलाउंस दिया जाता है तो ये क्या रहता है? फुल्ली एग्जम्प्ट रहता है, ठीक है? फिर उसके बाद अलाउंस रिसीव्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि यूएनओ के एम्प्लॉय को अगर किसी प्रकार का अलाउंसेस मिलता है तो वो क्या रहेगा? फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। ओके, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। अगर इसी को बात करें हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद संपैच्यूटरी संपैच्यूटरी अलाउंस, संपैच्यूटरी अलाउंस गिवन टू हाई कोर्ट जजेस अंडर सेक्शन 20C ऑफ द हाई कोर्ट जजेस कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1954 and Supreme Court judges under section 123B. The Supreme Court judges conditions of services act 1958 is not chargeable to tax under the optional tax regime normal provisions of the act। चलो, अब उसके बाद आपको नोट देखना है, कह रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में द एबव रिस्पेक्टिव provide for the such exemption notwithstanding anything contained in the income tax 1961 in case 2 exemption is provided under the respective act notwithstanding anything to contrary contained in any other law। ठीक है, अब आपको थर्ड अलाउंस दिया है विच आर फुल्ली एग्जम्प्ट अंडर बोथ रिजीम। मतलब केवल आपका अलाउंस पेबल आउटसाइड इंडिया, कोई भी अलाउंस है जो आपको आउटसाइड इंडिया मिल रही है, जैसे हमने आपको किस में पढ़ाया था भाई, आपको बताए थे उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस में, अगर कोई भी पर्सन है आउटसाइड इंडिया से जॉब करता है और उसको परक्यूजिट वगैरह अलाउंस वगैरह मिलती है तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होती थी। याद है कि नहीं याद बेटा? नहीं याद है तो अच्छे से सारे लेक्चर फिर से रिवाइज करो। किसके? रेजिडेंशियल स्टेटस के। अलाउंसेस आर परक्यूजिट पेड आर अलाउड एज सच आउटसाइड इंडिया, किसको? आउटसाइड इंडिया, द बाय द गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसिंग रेंडर आउटसाइड इंडिया आर एग्जम्प्ट फॉर फ्रॉम टैक्स। समझ में आया? यही चीज हम बता रहे थे।
मतलब आपको ये एमसीक्यू में भी आता है। अगर आउटसाइड इंडिया आपको क्या दिया गया है भाई, अलावेंस दिया गया है, तो आपको क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, चलो, ये आपका टॉपिक था फर्स्ट, सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। बताओ बेटा, उसमें आपको समझ में आया? हाँ चलो, अब आपका कौन सा दे रखा है भाई? हाँ तो बेटा, आप लोगों का सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपका सेकंड पॉइंट आएगा, परक्यूजिट। ठीक है, परक्यूजिट क्या होता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2। फिर उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 आएगा। चलो, तो ये आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 खत्म हो गया है। सारा सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ना है। अब हम लोग 2 पढ़ेंगे, एन्यूटी और पेंशन। ठीक है, नई वाली बुक में कंपनसेटरी और द अलाउंस पेबल आउटसाइड इंडिया नहीं दिया है। हाँ बेटा, तो अब एन्यूटी और पेंशन पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ एन्यूटी, एन्यूटी की मीनिंग क्या होती है सबसे पहले समझो। देखो भाई, आपको क्या होता है, एक एन्यूटी का मतलब होता है, मतलब आप पीरियड भाई धीरे धीरे पीरियोडिक पेमेंट करोगे। एज पर डिफिनीशन, एन्यूटी ट्रीटेड एज अ सैलरी। एन्यूटी इज द सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। इट इज ईयरली ग्रांट इफ a person invests some money entitling him to series of इक्वल एनुअल सम। मतलब हमने बताया था ना, पीरियोडिक पेमेंट अगर आप करते हो तो उसे आप क्या बोलते हो, एन्यूटी, पीरियोडिक पेमेंट। तो भाई, सीरीज ऑफ इक्वल एनुअल सम्स, सच एनुअल सम्स आर एन्यूटीज इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। एन्यूटी रिसीव बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू द, मतलब कि प्रेजेंट एम्प्लॉयर इज टू बी टैक्स्ड एज सैलरी। मतलब कि जो भी एन्युटी रिसीव्ड होता है वो टैक्स्ड होता है एज ए सैलरी। इट डज नॉट मैटर वेदर इट इज पेड इन परसुएंस ऑफ द contractual obligation or voluntary. Annuity received from a past employer is taxable as a profit in lieu of salary। कह रहा है एन्यूटी रिसीव्ड होगा फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन lieu ऑफ सैलरी। annuity received annuity received from person other than employer is taxable income from other source। मतलब कि अगर आपको एम्प्लॉयर के द्वारा एन्यूटी नहीं मिलता है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। अगर आपको एम्प्लॉयर से रिसीव होता है इन ल्यू ऑफ सैलरी तो वो कहाँ टैक्सेबल होता है, आपका अंडर द हेड सैलरी। जैसे कि आपका पेंशन आ रहा, सबसे पहले पेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पेंशन 2 टाइप के होते हैं, अनकम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन। देखो, कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन पेंशन अ पीरियोडिक पेमेंट। पेंशन क्या है, पीरियोडिक पेमेंट है, ठीक है ना। मेड स्पेसिफिकली बाय गवर्नमेंट और अ कंपनी अदर एम्प्लॉयर्स टू द एम्प्लॉय। किस एम्प्लॉयर, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो या फिर जो भी हो, अदर एम्प्लॉयर हो, किसको पे करता है, एम्प्लॉय को, इन कंसिडरेशन ऑफ फास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। किसके बदले आपको मिलता है, एम्प्लॉय इज कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है ना। मतलब कि आप मान लो 10 साल 15 साल कहीं जॉब करते हो, ठीक है ना। अब आपका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलता है, पेंशन, जो कि आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो भाई, सबको ही जानता है। रियल लाइफ में ऑलमोस्ट, मतलब जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब थी तो सबके घर में पेंशन मिलता ही होगा। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे। पेंशन ऑफ 2 टाइप्स, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन रिफर टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली। मतलब कि आपका अनकम्यूटेड पेंशन होता है जो कि आपको पीरियडिकली मिलता है, ठीक है ना। मतलब आपने मान लो 20 साल या 25 साल जॉब किया, जॉब करने के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। आफ्टर रिटायरमेंट
आप क्या कर सकते हो, अपनी जो भी पेंशन है उसे कम्यूट करके, मान लो आपकी टोटल पेंशन का अमाउंट बन रहा है 50 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको तुरंत चाहिए तो 20 लाख रुपए आप क्या ले लो भाई, तुरंत ले लो, मतलब कम्यूट करा लो। अब कम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है ना, फुल्ली टैक्सेबल। और अनकम्यूटेड मतलब, अनकम्यूटेड का मतलब होगा कि जितना बचेगा 30 लाख रुपीज, ये धीरे 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 मंथली वाइज आपको दिया जाएगा, मतलब पीरियोडिक मिलेगा, पीरियोडिकली। इसीलिए इसे एन्यूटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन्यूटी। कह रहा अनकम्यूटेड पेंशन रिफर टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जो ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट, मतलब कि आपका चाहे प्राइवेट गवर्नमेंट हो या मतलब कि सॉरी, चाहे आपका प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब आपका कम्यूट, सॉरी अनकम्यूटेड मतलब, आप ये अनकम्यूटेड है, सॉरी, मतलब जो आप 20 लाख रुपए ले लिए हो, ये आपका अनकम्यूटेड है, मतलब आप तुरंत ले रहे हो, ठीक है ना, अनकम्यूटेड पेंशन है। समझ में आया, थोड़ा से मिस्टेक हो गया। ये आपका 30 लाख रुपीज क्या है, कम्यूटेड है। कम्यूटेड का मतलब है आप कम्यूट करा के तुरंत ले रहे हो। चलो एक बार फिर से एग्जांपल समझो, जैसे कि आपका भाई क्या है, 50 लाख रुपए टोटल पेंशन का पैसा हो गया, ठीक है ना, इकट्ठा एम्प्लॉयर के पास। अब आपको जो तुरंत चाहिए वो अनकम्यूटेड पेंशन है, और जो कम्यूटेड है मतलब वो आप धीरे धीरे कम्यूट करके पीरियोडिकली लोगे, वो क्या है आपको कम्यूटेड पेंशन है, ठीक है। चलो, computation means interchange, commuted pensions means lump sum amount taken by the commuting the whole or part of the pension. Many person convert their future right to receive pension into the lump sum amount received immediately. चलो, देखो भाई, हमने आपको बताया पेंशन दो प्रकार के होते हैं, कम्यूटेड अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपने कम्यूट कराया है तो आपको एग्जम्पशन मिलती है अलग अलग प्रकार से। एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अगर आपका क्या है, आप एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट, फुल्ली एग्जाम मिल जाएगा। अगर अदर एम्प्लॉय हो तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा।